हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के मैट्रिक्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हिंदी का 10 महत्वपूर्ण एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में जिस तरह भी बताएंगे हूबहू लड़ेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का क्लास आप सभी को रेगुलर रूप से मिलते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। आप लोग को जितना भी प्रश्न बताएंगे उन सभी प्रश्न को आप लोग एक कॉपी कलम निकाल के नोट कर लीजिए, और A to Z प्रश्न आप सभी जो है ना अपने बुक में नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम से एक भी प्रश्न हिंदी का छोड़ के नहीं आओगे और 100 में 100 मार्क्स लेकर आओगे अपने बोर्ड से। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी के लिए सबसे पहला 77 नंबर का प्रश्न है। सृष्टि की विकास का थमा प्रथमाक्षर क्या है। देखिए यहाँ पे सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है सफलता की पहली मुस्कान। यहाँ पे देखिए विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध। सी में देखिए विफलता पर छलके आंसू, और सी में देखिए सफलता के लिए उत्साह। तो जब ये प्रश्न आप सभी को पूछेगा बोर्ड्स एग्जाम में, सृष्टि की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है, तो आप सभी को याद रखना है विफलता पर छलके आंसू। ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 100% वीवीआई प्रश्न आप सभी के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सृष्टि की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है, तो आपको याद रखना है विफलता पर छलके आंसू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। ठीक ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर जानते हैं तो आप लोग इन प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, जो स्टूडेंट जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। तो ये कविता आपको ये आपको याद रखना है। ये जो भावांतरित की गई है प्रयाग शुक्ल द्वारा भावांतरित की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, तो आपको याद रखना ये प्रयाग शुक्ल द्वारा भावांतरित की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी तरह अब हम लोग बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। एक से लेकर के देखिए ना, एक से लेकर के जो है ना 76 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के 3 क्लास में बताए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से आपको ना कम से कम 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड से एग्जाम में आएगा, जिसमें हिंदी और व्याकरण दोनों मिला करके है। देखिए आप पे यहाँ पे प्रश्न आता है आप सभी के लिए, कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है। ठीक ना, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है, तो ये फ्रांसीसी भाषा में अनुदित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। ठीक, अब देखिए आता है दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी श्रीनिवास द्वारा यहाँ पे रचित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ये श्रीनिवास द्वारा रचित है। और दही वाली मगम्मा से लमसम में 2 से 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक ना, इसमें अगले वीडियो में बताए थे मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो ये प्रश्न सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दही वाली मगम्मा किस कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो यह श्रीनिवास द्वारा रचित है। ठीक, देखिए अब आता है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 80 नंबर का। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो ये प्रश्न भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड से पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है भी नहीं इससे। तो ये जो है ना संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी भीमराव अम्बेडकर का है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज को तो जो है ना आजकल की जो सभ्य समाज है ना, इनको जो है सबसे ज़्यादा श्रम विभाजन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया, यानी कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक ना, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक ना। देखिए यहाँ पे आता है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, रचयिता कौन है, अमरकांत है, विनोद कुमार शुक्ल है, नलिनी विलोचन शर्मा है। तो ये जहाँ तक कि सभी स्टूडेंट को पता है कि 20 के दांत कहानी के रचनाकार नलिनी विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए आता है आपका 84 नंबर का प्रश्न। 84 नंबर का प्रश्न है खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो खोखा का दूसरा नाम था कासू नाम था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए, पूछे जाता है खोखा का कासू नाम, खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था, ठीक ना। और एक प्रश्न पूछेगा खोखा किस मामला में अपवाद था, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए मदन का पुत्र था, मदन का पुत्र कौन था। देखिए मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, सैन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का। तो यहाँ पे मदन गिरधर लाल के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक। देखिए यहाँ पे आता है परवल कौन सी संज्ञा है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। परवल कौन सी संख्या है, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रववाचक। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप लोग अभी ही याद कर लीजिए, 1 नंबर आपका फिक्स है इसमें। तो परवल है ना एक जातिवाचक संज्ञा है। परवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल सी सही हो जाएगा। परवल जो है ना एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। देखिए अब देखिए कुर्ता में कौन सी संज्ञा है, ठीक ना। कुर्ता कौन सी संज्ञा है, तो कुर्ता भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना। कुर्ता भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। इनमें भी आपका 1 नंबर फिक्स है, ठीक। देखिए अब देखिए तोषक कौन सी संज्ञा है, तोषक कौन सी संज्ञा। लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, तोषक कौन सी संज्ञा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समूहवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और द्रववाचक और जातिवाचक। द्रववाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा, ये 2 में से एक होगा। या तो जातिवाचक होगा और या तो आपके लिए जो यहाँ पे भाववाचक होगा। तो क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ पे इन तीनों में से कोई नहीं होगा, तो ये होगा जातिवाचक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आपको बोर्ड से रिलेटेड ही हम देते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर लिए ताकि आपको सही समय पर आने वाले बोर्ड्स परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न मिल सके टेलीग्राम पे वायरल प्रश्न, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।